जोहार। इस वक्त देख रहे हैं झारखंड फर्स्ट और मैं हूं गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी के साथ और मैं इनसे बातचीत करता हूं क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही थी क्षेत्र में कि इंडिया अलायंस जो है वो अपना उम्मीदवार के रूप में इन्हें प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन अभी तक जो है ये संशय बना हुआ है। क्या लगता है? जी, आपके श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जोहार। क्या लगता है अभी तक जो संशय बना है आपके जो लोकसभा क्षेत्र है, जी 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 आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है जनता से बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उम्मीदवारी को लेकर जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। हाँ, अभी तक इंडिया गठबंधन का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है और चूँकि इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता, खासकर झारखंड की बात करें तो माननीय हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री पूर्व में थे और यही इंडिया गठबंधन को झारखंड से नेतृत्व भी कर रहे थे और इन्होंने मुझे बहुत पहले ही कहा कि इस बार हम लोगों को लोकसभा में अधिक से अधिक सीट जीत करके झारखंड का नेतृत्व, झारखंड की आवाज़ लोकसभा में बनना है और आप बहुत काबिल व्यक्ति हैं। आपका 5 साल विधानसभा का कार्यकाल हमने देखा है, आप में बहुत क्षमता है। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जनता का विश्वास और मन अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, जनसंपर्क से जनता का मित्र बन करके आपने जीता है। तो ऐसे एक मजबूत व्यक्ति को मुझे आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपका क्वालिफिकेशन भी बढ़िया है, इसलिए उन्होंने पूरा कहा था कि जयप्रकाश बाबू हम चाहते हैं आप आइए, लड़िए और मेरा वादा है कि आप जो है सो कोटरमा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हमारे साथ आकर के बनिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बनिए, अच्छा रहेगा और यही झारखंड की आवाज़ है और झारखंड की आवाज़ के साथ चलिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके चाचा जी, आपके पिताजी जिस दल में काम करते हैं वो झारखंड की आवाज़ नहीं है, झारखंड की पार्टी नहीं है, इसलिए आप आइए। तो उनके तमाम इन बातों को सुनकर, लेकिन अभी तो हेमंत सोरेन जी जेल में है, तो क्या लगता है कि जो निर्णय जो लेना है वो कौन लेंगे? देखिए, निर्णय हर हाल में हेमंत सोरेन जी को ही लेना है और हेमंत सोरेन जी ही लेंगे। और हेमंत सोरेन जी एक मजबूत व्यक्ति हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने जनता के सामने भी जिस प्रकार के वादे किए थे उस वादों को भी पूरा किया है और जो वादा कोडरमा की जनता से एक तरह से कहें कि जब उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले आइए, लोगों के बीच में संगठन का निर्माण करिए, लोगों को तमाम चीज़ों से अवगत कराइए, और जब ये जिम्मेवारी मुझे उन्होंने दिया था और हम उसमें तो बोले समझिए कि मुझे अकेले कहा था, हम उसमें अकेले जिम्मेवार थे, परंतु जब उनके कहने पर हम लोकसभा के तमाम क्षेत्रों में, 6 विधानसभा का ये लोकसभा है और 6 विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं वो समझिए कि बिहार बॉर्डर पर बसा हुआ वो सतगावा का इलाका हो या फिर हजारीबाग की सीमा पर बसा हुआ इचाक का इलाका हो, बरकट्ठा का इलाका हो, या बिहार की सीमा पर बसा हुआ गांडे बेंगाबाद का इलाका हो या गाँव तीसरी का इलाका हो, तमाम इलाकों में हमने जनसंपर्क अभियान चला करके संगठन निर्माण से लेकर के जनता को अवेयर करने तक का एक ज़बरदस्त अभियान चलाया और साल क्या हम जी की 2 साल जब से बात हुई तब से उसके पहले से भी लगातार में लगा हुआ। जनसंपर्क अभियान की आप बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बगोदर से जो विधायक हैं विनोद कुमार सिंह जी, वो भी इंडिया अलायंस में ही आते हैं और उनका भी जो है ये कैंपेनिंग चल रहा है। और कल हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि उनको इंडिया अलायंस से उनको जो है वो टिकट दे दिया है। इंडिया अलायंस ने नहीं दिया है। कितनी सच्चाई है? आप जो शब्द बोले ना कि इंडिया अलायंस ने विनोद सिंह को टिकट नहीं दिया है, विनोद सिंह को CPI-ML ने, जिसे यहाँ लोकल भाषा में माले कहते हैं ना, उस माले ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इंडिया गठबंधन ने नहीं बनाया है। इंडिया गठबंधन ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, कोई उसकी पुष्टि नहीं की है। इंडिया मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन के झारखंड के जो संयोजक रहे माननीय हेमंत सोरेन जी थे, न तो हेमंत सोरेन जी ने कहा, न हेमंत सोरेन जी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति ने कहा, तो ना तो फिर कांग्रेस के किसी अधिकृत व्यक्ति ने कहा। तो ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं है, वो माले के प्रत्याशी हैं। अच्छा, वो माले के प्रत्याशी, माले के प्रत्याशी, मतलब इंडिया अलायंस का भी प्रत्याशी जो है वो क्लियर अभी नहीं हुआ होगा। हाँ, होगा। आप लगातार देख रहे हैं 6 विधानसभा, आप बता रहे थे 6 विधानसभा है कोडरमा लोकसभा में। जी 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 जी। किस किस विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा जो है वो तमाम विधानसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जी जी जी। अलग अलग वहाँ डेवलपमेंट की जो बात है, तो जी। आप 6 विधानसभा में क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं जो आप इसको लेके, यदि आपको टिकट मिलती है और आप जीतते हैं
तो क्या समस्याएं देखें और क्या आप उसको क्या कैसे निदान करेंगे? जैसे ये जो इलाका है, तो आप समझ सकते हैं ये इलाका पूरा पठार है, प्लेटो है। हाँ। आप समझ सकते हैं प्लेटो है, न ये पहाड़ है न ये समतल है, यहाँ प्लेटो है। और यहाँ पर जो है ना, कहते हैं कि टेरेसेस आर बिल्ट टू स्टॉप द फ्लोइंग वाटर, सो द हार्वेस्टिंग एंड द कल्टिवेशन सिस्टम्स आर लाइक दिस। यहाँ पर इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमने देखा है कि लोग इस पठार में खेती कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। और खेती कार्य देखें तो पठार में क्या है कि हर जगह पानी पहुँचाना आसान नहीं है, और पानी भी नहीं पहुँचा हुआ है कि लोग बेहतर खेती कर सकें। तो मेरे समझ में आता है कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर हम पानी की मजबूत व्यवस्था स्थापित करें, तो जो लोग प्रारंभिक दौर में प्राथमिक चीज़ों के साथ साथ बहुत शानदार अपना जीवन जीते थे, ग्रामीण परिवेश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे, मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हुए काम करते थे, तो हम समझते कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हम इलाकों में हम कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हों, जो पंचायत लेवल पर स्थापित हो जाएं और पंचायत के महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हो जाएं, तो इस प्रकार का कुटीर उद्योग की स्थापना होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने घर के आसपास रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो एक बार फिर से ग्रामीण व्यवस्था मजबूत होगी। और ग्रामीण व्यवस्था जब मजबूत होगी तो लोग पलायन नहीं करेंगे, अपने इलाके में अपने घर के आसपास रहेंगे और बेहतर जीवन जिएंगे। पलायन जो है वो एक बड़ी समस्या है, खास करके गिरिडीह जो जिला है, जी जी, यहाँ प्रवासी मजदूरों की संख्या जो है आप जी देखेंगे आंकड़ों में तो सबसे ज़्यादा है जी, और बहुत ज़्यादा यहाँ बेरोजगारी और खेती पर ही डिपेंड करते। आप जी चल जाएंगे डोमचांद साइड, तो उधर जो है बॉक्साइट का जो मामला चल रहा है, ढीबरा का, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या उसका ये सॉल्यूशन है? तो ये जो मायका है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते भी थे ज्योग्राफी में कि कोडरमा इज ए एरिया विच इज रिचेस्ट इन द मायका माइनिंग। तो मायका माइनिंग सबसे रिच है, और रिच था परंतु है नहीं। और ये केवल इंडिया लेवल का ही बुक्स नहीं बताता था, हमने देखा था ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड लेवल के जो ऑथर हैं उनके जो बुक्स होते थे वो भी इस बात को लिखते थे, फ्रॉम कोडरमा टू गिरिडीह देयर आर लॉट्स ऑफ मायका रीजन, मायका इन द माइनिंग एरियाज। तो ये हम लोग सबको पढ़ते थे। तो इन चीज़ों को भी विकास सरकार को करने की आवश्यकता है, परंतु आज क्या है कि मायका का समुचित विकास नहीं है, खनन बंद है। और खनन बंद होने के बाद क्या है कि जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जो मैंने कहा कि जो गरीब लोग हैं बाहर पलायन करते हैं, तो उनको जब मायका का छोटा टुकड़ा दिखता है तो उसको जमा करके उसको बेचते हैं, और बेच करके शाम का भोजन उनको प्राप्त हो पाता है। तो ये गरीबी को ही दिखाता है, और ये एक छोटा सा चीज़ लोगों को मिलता है कि आसानी से उठाया, एक एक टुकड़ा को उठा के एक टोकरी भर जमा किया, टोकरी भर जमा करके वो बेच देते थे। तो ये तो है, इसको हम कहते हैं कि इसको हम लोग को अलग ढंग से ट्रीट करना होगा। वी हैव टू एस्टेब्लिश ए इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द मायका, और वहाँ पर हमें इन तमाम ऐसे मायका चुनने वाले लोगों को रोज़गार देने की बात सोचने की आवश्यकता होगी। तो ये तमाम चीज़ें लोकसभा के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मायका जो सब्जेक्ट है, माइनिंग जो सब्जेक्ट है, वो खासकर केंद्र सरकार से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अभी भी मायका को बढ़ावा देने के लिए अगर झारखंड सरकार ने कुछ प्रयास भी किया था, परंतु केंद्र सरकार ने उसको एनओसी नहीं दिया, और केंद्र सरकार ने एनओसी जो नहीं दिया जिस कारण वो बंद हो गया। और हमारा जो क्या कहते हैं सांसद जो है लोकल सांसद ने भी कभी पहल नहीं किया, वो हमेशा उदासीन रही। वो चाह सकती थी, मंत्री भी थी, वो चाहती तो केंद्र सरकार ने एनओसी नहीं दिया, उसको एनएसयू के लाने का काम करती। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ यूरेनियम के लिए जो आवश्यकता है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, तो तमाम कुछ चीज़ों का जो आवश्यकता था उन्होंने नहीं देने का काम किया। भाजपा जो है या एनडीए कहिए, राम मंदिर का मुद्दा 370 का मुद्दा को लेकर चुनाव में आने वाली है। जी 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 जी, कितना प्रभावी हो पाएगा? देखिए, ये जो राम मंदिर है ये आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। राम मंदिर हम लोग पूजा करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का, परंतु इसको कभी भी राजनीति से इसका कोई रिलेशन नहीं है। राजनीति, क्षेत्र का विकास, जनता की सेवा, अच्छे अच्छे योजनाओं का निर्माण करना, उससे राम मंदिर कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। राम मंदिर आस्था का चीज़ है, आस्था का केंद्र है। सभी लोग, वो किसी भी राजनीतिक दल में हों, वो कांग्रेस के लोग हैं, वो जेएमएम के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग हैं, हर लोग वहाँ पर, जो हिंदू है राम मंदिर में जाके पूजा करता है, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाके पूजा करता है। तो ये आस्था अपने अपना का चीज़ है। और चूँकि भारत जो है एक ऐसा देश है जिस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्म के लोगों को मानने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है।
तो इस प्रकार से अपने अपने धर्म को लोग मानते हैं, मानना चाहिए, परंतु इसे कभी भी पॉलिटिक्स से, चुनाव से, राजनीति से रिलेट नहीं करना चाहिए। ही बनाती है जी, तो ऐसे में आप क्या कदम लेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस तो हर हाल में मुझे प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि मुझे और पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की ये जनता को ये विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी के बेटे हैं, और वो भी शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, जो आदिवासियों के प्रतीक हैं, एक महान नेता हैं। और ऐसे हेमंत बाबू इतने मजबूत अपने आप में हैं, अपनी इच्छा शक्ति उनकी इतनी मजबूत है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए हमको पूरा विश्वास है, और अगर हमने देहतिया में कहा है ना, हमारा पूरा विश्वास है कि एक आदिवासी के बेटे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में वादा कर ले है कि जयप्रकाश के प्रत्याशी बनेबे, तो मैं जरूर बनेते। अभी हमारा 26 दिन नॉमिनेशन के बाकी है, 26 दिन तक हमारा इंतजार है कि मैं हमारा टिकट देते और हम तीर धनुष चुनाव लड़बे, और तीर धनुष हमारे सेमल रहते। आप सब सुन लिए कि अंतिम समय तक भी उम्मीद करेंगे, और जो सिंबल है वो इन्हीं को मिलेगा। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद, जोहार।